हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज दिसंबर 2 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द जीडीपी ग्रोथ सरप्राइज। इस आर्टिकल में हम जीडीपी वर्सेस जीवीए के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और इसलिए ही ये मैंने आर्टिकल लिया है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फाइंडिंग फंड्स। इसमें हम क्लाइमेट जस्टिस को डिस्कस करेंगे। एलएनडी लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात करेंगे। जो रीसेंट क्लाइमेट समिट चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है माया वेट्स सुरेंद्र। नेपाल में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है, उसके ऊपर यह आर्टिकल है। तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द जीडीपी ग्रोथ सरप्राइज। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेंड्स पूछ लिया जाता है पिछले 5 सालों का जीडीपी का, तो आपको पता होना चाहिए। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली अगर आप इकॉनमी ऑप्शनल के हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जीएस में जनरली ट्रेंड्स नहीं पूछते, पर स्टिल आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, कंटेंट बेस्ड आर्टिकल है। एक कंसेप्ट ज़रूर पढ़ेंगे प्री के पर्सपेक्टिव से, जीडीपी वर्सेस जीवीए। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीवीए मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। दोनों में अंतर क्या है इसको समझेंगे प्री के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल शुरू करते हैं। हमने अभी ये आर्टिकल पढ़ा था कि सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी एस्टिमेट ग्रोथ रेट आई है वो 7.6% है, जो कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है इकॉनमी के लिए, क्योंकि सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 6.5% से ज़्यादा जीडीपी नहीं होगी। ऑलमोस्ट 1.1% ज़्यादा है। 6.5% आरबीआई का फोरकास्ट था, जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बताया गया था। इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है इस क्वार्टर में, इससे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती थी और काफ़ी अच्छा इकॉनमी कर रही है। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। एनएसओ जो नोडल एजेंसी है इस मिनिस्ट्री के अंदर, वो रिलीज़ करती है। ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि अब पूरे ईयर का जो एक्सपेक्टेशन जीडीपी है वो अपसाइड में क्या होगी? रिवाइज होगी। तो पहला ये होगा कि पूरे साल भर की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी मानी जा रही थी वो 6.5% आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा था। बाकी सारी एजेंसीज़ ने कहा था 6% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन आरबीआई ने 6.5% कहा था, और जो कि ऐसा लग रहा है कि अब पॉसिबल हो सकती, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, 7.6% के आसपास। तो अपसाइड रिवीजन होगा, पहला सिग्निफिकेंस ये है। दूसरा कि जो FY24 का प्रोजेक्शन किया था आरबीआई ने 6.5% फिस्कल ईयर 24 का, वो ऐसा लग रहा है कि एकदम स्पॉट ऑन है। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंस होगा कि आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन है वो एकदम स्पॉट ऑन चल रही है, उनका जो एस्टिमेशन है वो एकदम बढ़िया था। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आरबीआई अब जो रेपो रेट है उसे कम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेंट्रल बैंक के दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है ग्रोथ रेट को बढ़ाना और दूसरा होता है प्राइस स्टेबिलिटी। चूँकि ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, हाई है, तो अब आरबीआई जो रेपो रेट है उसे कम नहीं करेगा। ठीक है, रेपो रेट के कम होने से ग्रोथ रेट कैसे बढ़ती है? अगर रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, और लोन सस्ते होते हैं तो लोग फिर क्या करते हैं? लोन लेते हैं। लोन किस लिए लेंगे? घर बनाने के लिए। अगर मान लीजिए घर बनाने के लिए उन्होंने लोन लिया या इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई प्रोडक्शन कब बढ़ सकता है? जब एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई जो है
ग्रोथ रेट बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ग्रोथ रेट हाई है तो अभी जो सोल पर्पस रहेगा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रहेगा, और आने वाले कुछ समय तक के आप नहीं देख सकते कि रेपो रेट में कोई चेंज होने वाला है। एटलीस्ट ये तो मान सकते हैं कि रेपो रेट अब कम नहीं होगा आने वाले कुछ समय में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं जीडीपी वर्सेस जीवीए की। जीडीपी और जीवीए कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो ये समझ लेते हैं। द वन वे इज़ टू लुक हाउ पीपल स्पेंड देयर मनी, द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इकॉनमी, एंड द अदर इज़ टू लुक एट द इनकम साइड ऑफ द इकॉनमी। द फॉर्मर इज़ कॉल्ड जीडीपी एंड द लेटर इज़ मैप्ड बाय लुकिंग एट द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक, तो हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड से, और जीवीए कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम मेथड से। जीडीपी हमारा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप लोग एक क्वार्टर में, अगर मैं वो सारा एक्सपेंडिचर गिन लूँ तो वो कितनी इनकम होगी उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने ये 2 सेक्टर मॉडल में मैंने आपको 1-2 बार समझाया भी है 2 सेक्टर मॉडल में कि जितना आप इनकम होगी आपकी उतना ही आप एक्सपेंडिचर करेंगे। मैं यहाँ सेविंग को एज्यूम कर रहा हूँ कि 0 है। ठीक, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना एक्सपेंडिचर करें उतनी ही इनकम हो। कुछ ना कुछ सेव किया जाता है, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री में रखा होता है। तो बेसिकली डिस्क्रिपेंसीज आती हैं दोनों मेथड में। अगर डिफरेंस आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिपेंसी, है ना। जीडीपी अगर एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करो तो जो नंबर आएगा, माइनस जीडीपी जो इनकम से करो जो नंबर आएगा, उसको क्या कहा जाएगा? डिस्क्रिपेंसी कहा जाएगा। और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू भी हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि जीवीए को कैलकुलेट करने पे फोकस करना चाहिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेविंग के कारण एक्सपेंडिचर कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब समझते हैं जीडीपी वर्सेस जीवीए का डिफरेंस। जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? जितनी भी आउटपुट की वैल्यू होगी, फाइनल प्रोडक्ट की जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज अपने यहाँ, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड की जा चुकी है, इसलिए इसे माइनस किया जाता है ताकि डबल जो है डबल क्या ना हो, डबल हम एस्टिमेट ना कर लें, डबल कैलकुलेशन ना कर लें, अदरवाइज़ जीवीए काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा जीवीए? सिंपल है, अभी डिस्कस किए थे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है जीवीए से तो कैसे निकलेगा? जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट एक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज़। ठीक है, अगर मुझे जीडीपी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा? जितना भी जीवीए है सबको ऐड कर दूंगा, सारे प्रोडक्ट्स सारे सेक्टर का। ठीक, उसके बाद जो प्रोडक्ट टैक्सेस हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनको ऐड कर दूंगा, माइनस सब्सिडीज़ जो सरकार सब्सिडी दे रही है उन्हें ऐड कर दूंगा। इससे मेरा क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। जीडीपी is for entire country and GVA can be sector specific as well as regional। GDP जनरली एंटायर कंट्री के लिए निकाली जाती है और GVA जो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है, पर्टिकुलर रीजन के लिए भी हो सकता है। GDP की बात करें तो GDP टैप्स इकॉनमी फ्रॉम डिमांड साइड, कंज्यूमर साइड, एंड जीवीए फ्रॉम सप्लाई साइड, दैट इज़ प्रोड्यूसर साइड। इसका मतलब क्या है? अगर आप मेथड देखें जीडीपी और जीवीए की तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड का मतलब क्या है कि कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब डिमांड कितनी होगी कंज्यूमर की, उस हिसाब से हमें जीडीपी मिलती है। ठीक है, तो जीडीपी हमें डिमांड साइड दिखाता है इकॉनमी में कि डिमांड कैसी है, और जीवीए देखें तो इनकम के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, और इनकम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का,
उसके बाद वो प्रोडक्शन होने के बाद जितने भी उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको कुछ इनकम होगी इस प्रोडक्शन करने में। तो जो इनकम होगी उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन साइड आ जाएगा कि सप्लाई साइड से कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में या पर्टिकुलर ईयर में। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जीडीपी डिमांड साइड जो है एस्टिमेट करता है और जीवीए सप्लाई साइड से इकॉनमी को टैप करता है, एस्टिमेट करता है। प्रोड्यूसर साइड बताता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एक्सपेंडिचर साइड जीडीपी बताता है, जीवीए प्रोड्यूसर साइड। ठीक, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। अब हम डेटा और ट्रेंड को देख लेते हैं। जीवीए का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है और बेस ईयर क्या है 2011-12, ये आपको याद रखना है। ईयर ऑफ ईयर परसेंटेज चेंजेस है, बेस ईयर 2011-12 है। 2019 से 23 तक का डेटा है पिछले 5 सालों का। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी प्रीलिम्स में। डेटा बेस्ड क्वेश्चन, पिछले 5 सालों में इंडिया की जो जीवीए है वो स्टेडली इंक्रीज़ हुआ है, स्टेडली डिक्रीज़ हुआ है, या फिर किस तरीके से ट्रेंड रहा है। ठीक, प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टोटल की बात करोगे 19 में 4.32% था, 20 में कोविड था -5.12 था, 21 में क्योंकि ये बेस ईयर बहुत बेस इफेक्ट के कारण है ना, 2020 से अगर कैलकुलेट करो जहाँ जीडीपी या जीवीए माइनस लेवल पर है वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा भी बढ़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज दिखाई देगा। 2021 में 9.33% जीवीए था। अब चूंकि यहाँ पर 9.33 हो गया था तो यहाँ फिर बेस इफेक्ट लगेगा। 2022 में 5.41 था, 2023 में 7.42 है अभी सेकेंड क्वार्टर तक। ठीक, लेकिन ये आने वाले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि कम होगा, 6.5 तक के रहने की संभावना है। वहीं आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो कोविड टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ग्रो किया क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो है ना पानी वगैरह भी अच्छा आया और एग्रीकल्चर खुला हुआ था, एसेंशियल गुड्स की डिमांड पूरी जगह थी। ठीक, तो पहले 19 में 5% था, 20 में 4.3, 4.4, फिर 22 में 2.49 और 23 में 1.22। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ख़राब कर रहा है इस पर्टिकुलर, अगर आप हाफ ईयर में देखेंगे। ठीक, शुरू के 6 मंथ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, और उसका रीज़न हम जानते हैं एल नीनो क्लाइमेट चेंज के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके कारण एग्रीकल्चर जो है क्या हो रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री 19 में -2.14, 20 में 3.24, फिर 21 में 8.11, 22 में माइनस, और अभी वाले क्वार्टर में कितनी है 13.18। ठीक है, तो अभी देखेंगे मैं तो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसका एक रीज़न यहाँ पर बेस इफ़ेक्ट को भी माना जा रहा है। 2022 में नेगेटिव में थी इंडस्ट्री की ग्रोथ, इसलिए 23 में जो है ग्रोथ थोड़ी हुई होगी लेकिन परसेंटेज वाइज ज़्यादा दिख रही है। ठीक, सर्विसेज में देख लेते हैं। सर्विसेज की बात करेंगे तो पहले 7.43 था 19 में, 20 में ऑब्वियसली नेगेटिव में होगा कोविड ईयर, फिर 11% थी 21 में तेज़ी से बढ़ी, 22 में 9.35 थी अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन 23 में जो है सर्विस सेक्टर उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो 2 सेक्टर अच्छे नहीं कर रही हैं, हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, एग्रीकल्चर और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये बेसिकली इसके क्या हो जाएंगे, ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेडली इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, पहले 4 थी, फिर माइनस आई, फिर एकदम ऊपर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर इस तरीके से मैप बन रहा है, ये आपको बना लेना है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको जीडीपी और जीवीए बेसिकली ये कंसेप्ट समझाने के लिए ही ये आर्टिकल लिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फाइंडिंग फंड्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस 2024 के लिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर है, इस पे हम एक आर्टिकल ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फाइनली रीसेंट क्लाइमेट समिट में लॉस एंड डेवलपमेंट फंड ऑपरेशनलाइज हो चुका है और इस पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। LND के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं। अ हेल्दी लॉस एंड डैमेज फंड, अ 3 decade old डिमांड इज़ फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। अ हेल्दी
लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर रहे हैं, मतलब एक हेल्दी लॉस एंड डैमेज फंड होना चाहिए जिसकी डिमांड पिछले 3 डिकेड से की जा रही है। वो बेसिकली क्या है, फंडामेंटल एक्सप्रेशन है किसका, क्लाइमेट जस्टिस का। क्लाइमेट जस्टिस मतलब क्या होता है, ये आपके लिए एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट जस्टिस मतलब होता है फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन एंड द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज टेकिंग इनटू अकाउंट द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। अगर आप बात करें बर्डन की, बेनिफिट तो हो नहीं रहा है ज़्यादा, बर्डन ज़्यादा आ रहा है ना, तो बर्डन की कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल। अगर हम हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अकाउंट में लें तो डेवलप्ड कंट्री ने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किया है और इसलिए पॉल्यूशन किया है प्लस ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इशू और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बर्डन भी कौन उठाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ ही उठाएगी, है ना। डिसप्रपोर्शनेटली जो है प्रॉफिट किसको हुए हैं, बेनिफिट किसको हुए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो बर्डन भी किसको उठाना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही उठाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट जस्टिस का प्रिंसिपल कहते हैं। एंड लॉस एंड डैमेज फंड क्या किसको एक्सप्रेस कर रहा है, क्लाइमेट जस्टिस को ही एक्सप्रेस कर रहा है, एंश्योर कर रहा है। L&D फंड है क्या, लॉस एंड डैमेज फंड इज़ अ कॉर्पस ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजीज दैट विल बी रिप्लेनिश्ड बाय developed countries and used by the rest to respond to a more unavoidable effects of climate change। ठीक, L&D बेसिकली एक मॉनेटरी फंड है और इसमें टेक्नोलॉजीज़ भी इंक्लूड है। ये बेसिकली कौन फिल करेगा, इसे रेप्लेनिश्ड करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ इसे भरेगी और इस फंड का इस्तेमाल कौन करेगा, बाकी सारी कंट्रीज़ करेगी, रेस्ट कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। On the first day of the COP28 climate talks underway in the UAE, representative of the member state agreed to operationalize the L&D fund। 28 COP 28 की बात करें जो कि अभी हो रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, UAE में हो रहा है और फर्स्ट डे ही L&D फंड को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। लेकिन इस L&D फंड में कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इशू हैं इसको समझते हैं। पहला इशू ये है कि इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंटरिम पीरियड ऑफ 4 ईयर एंड विल बी ओवरसीन बाय इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट। ठीक, तो इनिशियली वर्ल्ड बैंक जो है इसका ट्रस्टी होगा, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी होगा। तो सबसे पहला इशू ये है, इशू ये नहीं है कि वर्ल्ड बैंक इसे सुपरवाइज कर रहा है या ट्रस्टी है। इशू ये है कि वर्ल्ड बैंक इज़ एक्सपेक्टेड टू चार्ज अ सिग्निफिकेंट ओवरहेड फ़ी। सिग्निफिकेंट ओवरहेड फ़ी ले रहा है इस फंड को सुपरवाइज और इस फंड का ट्रस्टी होने के लिए। कौन, वर्ल्ड बैंक। जो कि नुकसान किसको होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनके लिए फ़ंड कम बचेगा। नेक्स्ट क्या है, वाइल सम कंट्रीज हैव कमिटेड अमाउंट टू द फंड फ्रॉम 10 मिलियन बाय जापान टू 100 मिलियन ईच बाय जर्मनी एंड UAE, वेदर दे विल बी पीरियडिकली रेप्लेनिश्ड इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, इनिशियली जो कमिट किया गया है अमाउंट, फॉर एग्जांपल जापान ने $10 मिलियन जो है कमिट किया है, वहीं जर्मनी और UAE ने $100 मिलियन कमिट किया है। लेकिन क्या ये हर साल या फिर हर कुछ समय में पीरियडिकली इसे रेप्लेनिश करेंगे, वापस इसमें इतना फ़ंड डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। द कमिटेड अमाउंट आर ऑल्सो इनसफिशिएंट, टोटलिंग 450 मिलियन एज ऑफ नाउ अगेंस्ट एन एक्चुअल डिमांड ऑफ सेवरल बिलियन डॉलर। ठीक है, जो कमिटेड अमाउंट अभी हुआ है टोटल सारी कंट्रीज़ के द्वारा डेवलप्ड 450 मिलियन, जो कि बहुत कम है ना। बिलियन डॉलर्स में ज़रूरत है। लॉस एंड डैमेज फंड में $1 बिलियन एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम, लेकिन अभी $1 मिलियन में है, क्योंकि लॉस एंड डैमेज फंड का यूज़ कहाँ किया जाएगा, स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स में, मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स में। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज के इशू से डील करने के लिए इन कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजीज़ और फाइनेंस दोनों की बहुत ज़रूरत है। उस हिसाब से जो कमिटेड फंड है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये भी एक बड़ा इशू है। दिस शॉर्टफॉल दो
It is premature to deem it so, come against the backdrop of developed country missing their 2020 deadline to mobilize a promised 100 billion in climate finance and managing to deliver only 89.6 billion in 2021। अगर हम देखें तो अभी तो इसे कहना कि ये बहुत कम है, ठीक है, अर्ली हो जाएगा, लेकिन चिंता की बात क्यों है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनने 2020 में कहा था कि, है ना, कौन से, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से हर कंट्री को बाय 2020 100, हर कंट्री नहीं, टोटल डेवलप्ड कंट्रीज़ को $100 बिलियन मोबिलाइज़ करना था, वो कर नहीं पाए। टोटल 2021 की बात करेंगे तो $89 बिलियन जो है उन लोगों ने क्या किया था, मोबिलाइज़। तो जितना वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो भी मोबिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर लग रहा है कि ये भी मुश्किल है कि LND फंड को भी डेवलप्ड कंट्री भरेगी, वापस रेप्लेनिश भी करेगी। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन आर वॉलेंट्री इवन एज एवरी कंट्री हैज़ इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट सबसे बड़ा इशू ये है कि ये वॉलेंट्री है। अब US तो वैसे ही नहीं देना चाहता पैसा, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, तो ये वॉलेंट्री है, और वॉलेंट्री है तो फिर कोई ज़्यादा फ़ायदा होना नहीं, अपनी इच्छा से जितना चंदा देना है उतना चंदा दे दीजिए वाला सीन है। फाइनली, द वर्ल्ड बैंक विल हैव टू मीट सम कंडीशन ऑन मैनेजिंग द फंड इंक्लूडिंग अ डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इट हैज़ नॉट ब्रूक्ड सो फार एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू पेरिस पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को भी कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है और एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जो अभी वो तैयार नहीं हुआ है जिसके लिए। ठीक है, इफ़ इट्स स्टीवर्डशिप इज़ डिटरमाइंड टू बी अनसिटेबल द फंड कैन एग्जिट द वर्ल्ड बैंक। अगर उसका जो सुपरवाइजरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल नहीं होता है, अगर वो सुपरवाइज प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो फिर LND जो फंड होगा उसे एग्ज़िट कर दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक से। ये सारी चीज़ें भी जो ड्राफ्ट है उसमें लिखा हुआ है। द LND फंड कंटेंट्स नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल टू दोज हु नीड इट मोस्ट इन टाइमली फैशन, सेंस पेडेंट्रिक ब्यूरोक्रेटिक हडल एंड इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़। ये कहा जा रहा है कि LND फंड को बहुत आसानी से एक्सेसिबल बनाना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेटिक हडल है उसको कम करना चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। एज things stands, there is little guarantee that any of this requirement will be met. While the LND fund is finally online, a lot more needs to be done. अभी की जो हालात हैं उसको देख के ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं कि आसानी से टाइमली फैशन में और अच्छे अमाउंट में जो है LND से लोगों को या डेवलपिंग कंट्री या स्मॉल डेवलपिंग नेशन को फ़ंड अवेलेबल कराए जाएंगे। आज के समय में ऐसा नहीं लग रहा है, और LND फंड ऑनलाइन ज़रूर हो गया है, ऑपरेशनलाइज ज़रूर हो गया है, लेकिन इसमें अभी और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक, तो ये हमारा LND फंड हो जाएगा। अगर आपको LND फंड के एकदम बेसिक से पढ़ना है तो हमारा आर्टिकल है, हमने डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख सकते हैं, पूरा डिटेल में चर्चा की थी LND फंड के बारे में, हिस्ट्री से लेके अभी तक के स्टेटस में। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है माया वैद सुरेंद्र। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे में है। ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इंडिया वर्सेस नेपाल से रिलेटेड कंपैरिजन करने में आप यूज़ कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सेम सेक्स मैरिज के ऊपर यह आर्टिकल आया है। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो आर्टिकल है उसको अच्छे से समझते हैं। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया था, लेकिन रिसेंटली नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है, उसे रजिस्टर करने के लिए कहा है। तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, ऐसे में भी यूज़ किया जा सकता है, एथिक्स में भी यूज़ किया जा सकता है। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। A neighboring country had taken momentous strides in that direction. In its landmark judgment, June 27 verdict, Nepal Supreme Court responding to writ petition legalized same-sex marriage. ठीक, तो 27 जून की जो वर्डिक्ट है नेपाल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। द कोर्ट इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक अरेंजमेंट टू टेम्पररी रजिस्टर द मैरिज ऑफ सेक्शुअल माइनॉरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल कपल। कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है गवर्नमेंट को, वो क्या है कि आप अरेंज करिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज
किसका, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ का, एंड नॉन ट्रेडिशनल कपल का, LGBTQ+, ठीक है। क्वेर प्लस मतलब क्यू मतलब क्वेर जी, ये अम्ब्रेला टर्म है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। द ऑर्डर मेड नेपाल द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन एंड ओनली द सेकेंड इन एशिया आफ्टर ताइवान टू इंस्टीट्यूशनलाइज मैरिज इक्वलिटी। ये ऑर्डर के बाद नेपाल साउथ एशियन कंट्री का, साउथ एशियन मतलब अपने जो कॉन्टिनेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पहला कंट्री हो गया है जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज और रिकॉग्नाइज कर रहा है। और पूरे एशिया में, अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो सेकंड हो गया है ताइवान के बाद में, ठीक है। ताइवान को अगर कंट्री ना माने तो पूरे एशिया में फर्स्ट कंट्री हो गया है। दिस वीक माया गुरुंग एंड सुरेंद्र पांडे हु हैव बीन टुगेदर फॉर 10 years एंड हैड अ टेम्पल सेरेमनी इन 2017 विद द ब्लेसिंग ऑफ देयर फैमिलीज बिकम द फर्स्ट क्योर कपल इन द कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर देयर वेडिंग। ठीक है, तो माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडे ने अपनी मैरिज को रजिस्टर किया है। पिछले 10 सालों से रिलेशन में थे। 2017 में उन्होंने टेम्पल सेरेमनी करी थी अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, अपनी फैमिली की ब्लेसिंग से, और फाइनली उसे रजिस्टर कर लिया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, in the world that is more interconnected than even before and where ideas travel more quickly and strike spark even in distant places, it can be hoped that what has happened in Nepal won't just let stay in नेपाल। ठीक है, तो इतना इंटरकनेक्टेड दुनिया है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो एक जगह का आइडिया ऐसा ना हो कि सिर्फ वहीं रह जाए, नेपाल में ही ये सारी चीज़ें रह जाए, बाकी क्षेत्रों में भी, बाकी कंट्रीज़ भी इसे अडॉप्ट करें, ऐसा जो राइटर हैं वो कह रहे हैं। इन द आफ्टरमथ ऑफ द वर्डिक्ट दैट डिड नॉट गो फार इनफ इन इंडिया, द न्यूज़ ऑफ क्योर कपल मैरिज इन नेपाल रेजेस होप ऑफ द नेक्स्ट स्टेप बीइंग टेकन इन नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर। ठीक है, तो अब नेपाल ने कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल ऑब्लिगेशन सा लग रहा है कि नेपाल जैसी कंट्री भी जो है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रही है, इंडिया नहीं कर रहा है। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि चूँकि नेपाल ने फर्स्ट स्टेप ली है तो इंडिया भी आज नहीं तो कल सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देगा। नाउ दैट मॉडल इज़ अवेलेबल इन द नेबरहुड। चूँकि अब ये मॉडल अवेलेबल है सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने का, तो इंडिया को एक सॉर्ट ऑफ आइडिया हो जाएगा। इंडिया पहली कंट्री बनना हो सकता है ना चाह रही हो, गलत एग्जाम्पल सेट ना करना चाह रही हो, लेकिन एक समय के बाद अब जो सारी चीज़ें सारे लोग करने लगेंगे तो ये नॉर्मल लगने लगेगा। तो आने वाले समय में, ज़्यादा समय बाद नहीं, बहुत ही जल्द जो है इंडिया भी हो सकता है इस मैरिज को लीगलाइज कर दे। सिमिलर तरह की चीज़ पहले भी हो चुकी है। आरटीआई इंडिया ने जो है आरटीआई लॉ बनाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ। सब्सिक्वेंटली बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो है इसको अपने देश में पास किया। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने आरटीआई 2008 में पास किया, श्रीलंका ने 2016 में पास किया। तो ऐसा पहली बार नहीं है। क्रॉस बॉर्डर जो आइडियाज़ हैं वो फ्लोज होते रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आरटीआई के साथ हुआ है उस तरीके से सेम सेक्स मैरिज लीगलाइजेशन के साथ भी हो, है ना। ऐसा हम बिलीव करते हैं, ऐसी हम होप करते हैं, ऐसा ये राइटर का कहना है, ऐसा पर्टिकुलर मेरा कहना नहीं है। ठीक, ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, है ना। आंसर मतलब आप मेंशन कर सकते हैं कि नेपाल में सेम सेक्स मैरिज हुई है, एक आर्गूमेंट मिल गया है आपको बेसिकली सेम सेक्स मैरिज को सही ठहराने के लिए। ठीक, यही हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।